डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं 5 मई को जो आपका साइंस का पेपर हुआ था, इसका पूरा सॉल्यूशन पूरे डिटेल में, मतलब इसमें कैसे कैसे कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनको नॉर्मल देखेंगे और जिनको सॉल्व करना होगा उनको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है, आपके सामने है। इसका प्रिंट कुछ इस तरह का है। यहाँ पे कौन अदिश राशि है, यानी कि विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का नाम आपसे पूछा गया है। तो स्केलर क्वांटिटी आप अच्छी तरह से जानते हैं किन राशियों को कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो चाल होती है ना। स्केलर क्वांटिटी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आपका बल जो है इसमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होगा। त्वरण और विस्थापन इन सभी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, लेकिन किसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं होता है, वो होता है चाल में, यानी कि स्पीड में। स्पीड ये किधर भी हो सकती है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी आपकी, जो है यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा स्पीड, यानी कि चाल। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको पहला ये थर्ड ऑप्शन जो है इसको करेक्ट कर लेना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। तो यहाँ पर चाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में देखिए, ऑडोमीटर मापता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से करवाया था मैंने, सेट्स में भी करवाया था कि ऑडोमीटर ऑडोमीटर जो है आपका क्या मापता है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। ऑडोमीटर जो है वो आपकी दूरी को मापता है, सभी को पता है कि ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आपसे पूछा गया त्वरण का एसआई मात्रक आपको बताना है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन होता है आपका, और एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब अभी सेकंड टर्म के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या जो भी काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एम अपॉन में एस स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो जब इकाई समय यानी कि एक समय में, दिए गए समय में, एक सेकंड में तय की गई दूरी को बताना है कि उसको हम क्या कहते हैं। तो इकाई समय में जो हमारा दूरी तय करते हैं हम उसको चाल कहते हैं, यानी कि स्पीड कहते हैं। ठीक है। तो इकाई समय में जो हम दूरी तय करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाना था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्न में कौन सही है। फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, बताया था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो है ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है और यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जो है आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो है सही है। और ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम आगे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए। यहाँ पर जो है आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो मैंने आपको बताया है कि कैसे सॉल्व करना है और क्या चीज़ है। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला दिखाया आपको, फॉर्मूले को आपने याद रखना है। बी इक्वल्स टू जो होता है आपका यू प्लस ए टी होता है। ठीक है। बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है देखिए, यदि किसी वस्तु का त्वरण यानी कि आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मैं सिंपली लिख देता हूँ सबसे पहले दिया क्या गया है। सबसे पहले हम लिखते जाएं कि क्या क्या दिया है, बाद में हम देखेंगे फॉर्मूला क्या लगाना है। तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन दिया गया है, यानी कि ए दिया गया है। ए अभी अभी ए का आपको देखो, ए कैसे पता चलेगा कि ये त्वरण है। त्वरण तो लिख दिया, अगर ये त्वरण नहीं लिखा होता तो कैसे पता चलता है, यूनिट देख करके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का यूनिट होता है ये, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो ये आपको ए दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, इसमें हम, मैं थोड़ा सा आपको इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। दूसरा जो इसमें दे रखा है यहाँ पे, और 4 सेकंड, 4 सेकंड क्या है, टाइम है। यहाँ पे हमको टाइम भी दे रखा है। ठीक है ना। तो ये टाइम लिख लेते हैं, तो टाइम की वैल्यू लिख लेते हैं। टाइम कितना दे रखा है हमको, टाइम दे रखा है आपको t = 4 सेकंड। ठीक है। इसके बाद में और क्या दे रखा है आपको, तो ये तो आपको दो दे रखा है, क्या एक्सेलरेशन दे रखा है, दूसरा टाइम दे रखा है, और उसके बाद में एक चीज़ और दे रखी है, उसकी चाल दे रखी है। चाल क्या होती है, स्पीड दे रखी है। और कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर जो है ये वेलोसिटी का, यानी कि आपके वेग का वो होता है। क्या होता है, ये वेग दिया गया है, आप वी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी कितना दिया गया है, तो वी इक्वल्स टू दिया गया है हमारे को 30 मीटर पर सेकेंड। तो तीन चीज़ें हमारे को दी गई हैं। अब हमें क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर हमारे को एक इक्वेशन आएगी। अभी अभी मैंने आपको बताया भी कि v इक्वल्स टू हम लिखते हैं u प्लस ए टी।
ठीक है। तो v देखिए आप यहाँ पे v कितना दिया हुआ है, तो v की वैल्यू 30 दे रखी है, तो मैं 30 लिख लेता हूँ। ठीक है, बराबर इक्वल्स टू u, हमें पता नहीं है इसने क्या पूछा है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या थी, प्रारंभिक चाल को हम u से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको जब सेट आपको सॉल्व कराया था तो सेट में बताया था u जो होती है प्रारंभिक चाल होती है, और जो है अंतिम चाल होती है हमारी v होती है। तो यहाँ पे v तो दे रखा है, लेकिन हमारे को क्या पूछ रहा है u, तो u तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, u हमें निकालना है। प्लस में a एक्सेलरेशन हमको क्या दे रखा है, तो एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन दे रखा है इनटू टी। टी कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारे को 4 सेकंड, तो इनटू में 4 कर देंगे। अब हमारे पास आ गया ये 30 इजकल्स टू u प्लस में ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 8। ठीक है, तो यहाँ पे u छोड़ दूंगा, तो u यहीं छोड़ दूँ, और मैं इधर इस 8 को निकाल करके यहाँ से इस साइड ले जाऊँ 30 की तरफ, तो 30 तो पहले से था ही, इसमें से 8 जो है इधर प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ रही है, तो u हमारे पास निकल कर रहा है 30 माइनस 8 22। ठीक है, तो 22 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास उत्तर आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो छठे में सूट करेगा, यानी कि छठे के लिए सही ऑप्शन कौन सा है, हमारा आंसर नंबर 2 करेक्ट है, यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड जो इसका राइट आंसर आने वाला था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेरे हिसाब से अभी आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अगर आपने पहले सेट देखे होंगे तो आपने वैसे भी समझ लिया होगा कि आपको निकालना क्या था और क्या क्या रखना था। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। तो न्यूटन की गति के नियम आपको बताने हैं, और न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, आपको सभी को पता है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 3 लॉज है न्यूटन के मोशन के। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लॉ आप सीधा सीधा आपको याद रखना था कि 3 लॉ होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया, जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, यानी कि आपको जो है इनर्शिया पूछी गई। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, और मैंने आपको लास्ट टाइम जब वीडियो सेट सॉल्व कराया था तो जड़त्व मैंने बता दिया था कि जड़त्व उसी का अधिक होता है जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, नहीं जिसका मास ज़्यादा होता है, यानी कि मास जिसमें ज़्यादा होगा उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो साइकिल हल्की होती है, उससे थोड़ी सी भारी जो है कार होती है, कार से थोड़ी सी भारी जो है बस होती है, और बस से भी भारी होता है आपका ट्रेन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास किसका है, तो मास जो आ रहा है हमारा ट्रेन का मास सबसे ज़्यादा होता है। मास को हम बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका जड़त्व ज़्यादा होता है, ये मैंने आपको सेट में सॉल्व कराते समय बताया था। यहाँ पे जो है हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है हमारा ट्रेन आ जाएगा। तो जिसने भी ट्रेन ऑप्शन टिक किया है उसका सही आंसर है, तो यहाँ पे ट्रेन जो है आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवा। नौवा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। 30 न्यूटन, तो न्यूटन जो है ये किसकी इकाई होती है, तो ये होती है फोर्स की, मैंने बताया है आपको। ठीक है, 5 kg। अब ये क्या है, फोर्स यहाँ पे कोई बल 5 kg की है ना, 30 न्यूटन का कोई बल, यानी कि ये क्या है, 30 न्यूटन पूरा एक लाइन अगर देखोगे तो 30 न्यूटन एक बल है। 30 न्यूटन का कोई बल, यानी कि F इक्वल्स टू 30 न्यूटन दिया गया है। सिंपल सा, जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसको लिखते जाओ। 5 kg की किसी वस्तु, यानी वस्तु कितने की है, 5 kg की है, यानी कि वस्तु का 5 kg क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसको हम मास बोलते हैं। तो मास जो हमारे को दे रखा है, द्रव्यमान जो दे रखा है वो 5 kg दे रखा है। हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। ये फोर्स है, बल है। ठीक है, पहला एफ जो है आपको बल दिया हुआ है 30 न्यूटन, जिसको हम फोर्स बोलते हैं, फोर्स लिख दिया। आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो बल लिखेंगे। यहाँ पे मास यानी कि द्रव्यमान जो दिया गया है 5 kg, हमने वो लिख लिया। यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, समय 2 सेकंड तक कार्य करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समय भी लिख लेते हैं। तो टी जो है हमारे को दे रखा है ये 2 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तीनों चीज़ें हमारे को दे रखी है। अब ये क्या बोल रहा है, तो वस्तु का त्वरण बताना है। तो अगर देखो आपको मैंने एक लास्ट जब आपको सेट सॉल्व करवाया था मॉडल सेट, तो उसमें बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, और फोर्स का फॉर्मूला जो वो होता है, हम लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वो एफ इक्वल्स टू एम ए। फोर्स मतलब बल बराबर होता है, मास मतलब होता है आपका द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो यहाँ पे आपका अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं कि बल बराबर होता है आपका, ठीक है, बल, एक मिनट मैं सही से लिख देता हूँ, तो है बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ, फोर्स को एफ बोलते हैं, बल को एफ बोलते हैं, मास द्रव्यमान को मास बोलते हैं, और त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे को
इनमें से जो चीज़ें हैं उसको रख लेते हैं। फोर्स हमको दे रखा है 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन रखा मैंने फोर्स, बल की जगह क्या रखा, 30 न्यूटन, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। द्रव्यमान हमें दे रखा है, द्रव्यमान कितना दिया है, तो द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान दिया गया है हमारे को वस्तु का 5 kg, तो यहाँ पे रखा हमने 5, ठीक है। इनटू क्या पूछ रहा है, ये वस्तु का त्वरण निकालना है, त्वरण हमें निकालना है, त्वरण हमें ऐसे ही छोड़ देंगे, त्वरण को माना मैंने, मैं इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, छोटा लिख देता हूँ ए, ठीक है, त्वरण ए को यहीं छोड़ दूंगा, तो ये 5 को इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30/5 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 30/5, 3 और 5 से काटोगे 5×30, तो एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 नाइन्थ का सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी फॉर्मूला आपको दिखा दिया मैंने, इस फॉर्मूले को यूज़ करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं आप लोगों के लिए अभी लेक्चर्स चैप्टर वाइज आने वाले हैं, तो उनके लिए तैयार रहिए। मैथ और साइंस के लिए बिल्कुल चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशंस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे भी आए, कितना भी घुमाए एग्जामिनर, आप घूमोगे नहीं और आपका स्कोर 100% रहने वाला है। यानी कि आप अभी एग्जाम दे के 10वीं में जाओगे, तो 10वीं में जाने से पहले आपके बेसिक्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको 10वीं में परेशानी नहीं होगी। अन्यथा 10वीं में जो है कोर्स जानते हो आप, हर क्लास में थोड़ा सा बढ़ता है, तो वहाँ पे डिफिकल्टीज ना हो, इसलिए आपका बेसिक मजबूत होना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, उसका संवेग क्या है। संवेग मतलब होता है मोमेंटम। और मैंने लास्ट सेट फिर से बता रहा हूँ, हर बार मैं बोलूंगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी लास्ट सेट की उसको याद दिलाऊंगा। तो मैंने बताया था कि मोमेंटम जिसको हम p से डिनोट करते हैं, p इक्वल्स टू होता है m×v, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कोई द्रव्यमान m है, यस ये m ये रहा, और किसका वेग जो है v है, ये रहा v, तो p इक्वल्स टू mv। तो mv हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। तो 10वें क्वेश्चन का भी आंसर हमारा चौथा ही होगा, यानी कि कंटिन्यूअस आपके 3 ऑप्शन जो है चौथे ही सही होने थे। तो हमारा जो है यहाँ पे मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू mv होता है। तो p इक्वल्स टू mv, ये हमारा जो है इसको हम मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, या इसको हम हिंदी में संवेग बोलते हैं। तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम जो लेक्चर्स करेंगे उनको हम हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके करेंगे, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी समझ पाए और इंग्लिश वाले बच्चे भी बहुत आसानी से समझ पाए। तो ये 10वां क्वेश्चन कंप्लीट। 11वें क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। 11वां है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आपको बताना है। आप सभी को पता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, तो जिसने भी ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर। अब इसमें देखो, मैंने आपको मॉडल सेट सॉल्व करवाते समय कहा था कि जी का ऐसा ही मात्रक याद रख लेना, जी का पूछता है और पूछ भी लिया। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है, और इसको भी मैंने सॉल्व कराया था सेकंड नंबर सेट में। अगर सेट नंबर 2 देखा था तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला था। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये इसका जो है मात्रक होता है। तो जिसने भी टिक करना होगा तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही होने वाला था। तो इस तरह से आपने 12 प्रश्न के अगर आंसर जो मैंने बताए हैं ये दिए हैं, तो अभी अभी तक आपने 12 मार्क्स गेन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो मैंने आपको जब सेट नंबर 1 कराया था तो उसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था, और न्यूमेरिकल में सॉल्व कराते समय बताया था कि जो पृथ्वी पर जो आपका भार होता है उसका 1/6 गुना जो है चंद्रमा पे भार होता है। तो आपको याद आ चुका होगा अब, तो आंसर क्या होने वाला था इसका, 1/6, ठीक है ना। तो ये आपका जो है हमारे पास पृथ्वी पर जी का जो मान होता है वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, ठीक है ना। यही चीज़ होती है, यही भार है। भार क्या होता है आपका, जो हमेशा होता है, अभी अभी मैंने बताया था कि जो आपकी जितना भी मास होता है ना, आपका मास होता है, मास को अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दें, एम जी जो होता है ये भार होता है, यानी कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी होता है, ठीक है। मास आपको दिया, द्रव्यमान आपके पास होता है, जी हमेशा यही रहता है 9.8, अभी अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, ये रहा 9.8। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा द्रव्यमान होता है, तो हमारा जो है डब्ल्यू यानी कि वेट जो है हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला ये रहेगा, आगे चल के हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो जी है, ये जी का मान चंद्रमा पे 1/6 गुना हो जाता है। 1/6 का मतलब हो गया कि कम हो गया, तो जी का मान जो है पृथ्वी पर चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। तो 1/6 जो डी ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे पदार्थ नहीं पूछा है कि कौन सा पदार्थ नहीं है।
तो आपको सभी को पता है कि आपका कौन सा पदार्थ नहीं है। यहाँ पे पदार्थ की बात हो रही है, मैटर की बात हो रही है, मैटर। ठीक है, हवा भी मैटर है, ऑक्सीजन आपका मैटर है, पता है ना आपको। जल, भोजन, ये सारे के सारे, हवा, ये सारे के सारे मैटर है। एक ही चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं है, वो क्या है, आपका लव, प्यार जो है, ये क्या नहीं है, मैटर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर तो आपको अपना बेसिक नॉलेज से ही देना था, लेकिन आपने शायद गलत दिया होगा, लेकिन इसका आंसर थर्ड होना था। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो कौन सी अवस्था होती है जिसमें अणुओं की ऊर्जा जो अधिकतम हो जाएगी, वो होती है गैस अवस्था। यानी कि अगर अणु गैस के हैं, वो सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं जब वो गैस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इन विच स्टेट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज हाईएस्ट, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं ये आपके गैस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, यानी द्रव अवस्था में। आते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। तो उसको मैंने आपको सेट में भी कराया था, उसको कहते हैं हम विसरण। ठीक है ना, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको डिफ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में, आपको याद होगा, मैंने दोनों मीडियम के लिए सॉल्व करवाया था क्वेश्चन। इसके बाद आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बराबर है। तो देखो, आपको ये चीज़, एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना है कि अगर आपको बोल रहा है कि आपको देखो, केल्विन बराबर होता है आपका सेंटीग्रेड प्लस में आपका 273 डिग्री, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, केल्विन आपसे क्या पूछ रहा है, ये केल्विन में, सारे क्वेश्चन में सारा केल्विन दिया है, केल्विन केल्विन केल्विन, यानी कि हमें केल्विन में बताना है कि मान क्या होगा। तो हमारे को दिया क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें केल्विन में बदलना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है ना, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री है, तो 25 हमें यहाँ पे 25 लिख लें, प्लस में आपका 273 आ गया, तो इसको अब ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 298। ठीक है, ये के की वैल्यू आ गई, यानी केल्विन कितना हो गया, 298 केल्विन। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। 17 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो हमारे पास जो है 16 नंबर का भी क्वेश्चन आंसर जो हमारा फर्स्ट है, और 17 नंबर का भी आंसर जो हमारा फर्स्ट है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो हाउ मैनी केल्विन्स हो जाएगा, 298। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखें, केल्विन में अगर आपको मान निकालना है तो केल्विन बराबर होता है टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में दे रखी है प्लस में 273 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कितना होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर आप जब भी देंगे, कभी भी देंगे, तो सही आंसर देंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम होता है। गैस के अगर इनके आकर्षण बल कम होता तो ये एक दूसरे को एक साथ में रखते और ये दूसरी जगह तक पहुंच नहीं पाते। इनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस के अणु जो है, यहाँ पे आप अगरबत्ती जलाओ, ये अगरबत्ती इधर भी पहुंच जाएगी, इस दिशा में पहुंच जाएगी, इस दिशा में पहुंच जाएगी, इस दिशा में, यानी कि इनके अणुओं का बल जो आपस में है वो बहुत ही कम होता है, और कम होने की वजह से ये इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे तो सेकंड ऑप्शन जो है लेस हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये समझिए। निम्न में द्रव्य में कौन अनिश्चित है, मतलब द्रव्य के अंदर कौन सी चीज जो है वो सही नहीं है, अनिश्चित है, मतलब फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकती है आसानी से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिफाइंड इन लिक्विड्स, तो द्रव्य की बात कर रहा है, लिक्विड में पूछ रहा है, तो लिक्विड में कौन सी चीज अनिश्चित है, यानी कि किसका चीज फिक्स नहीं है इसमें लिक्विड में। तो आंसर हो जाएगा आकार। लिक्विड का आकार जहां डालोगे वहां पर वो वैसा ही ले लेगा। गिलास में डालोगे गिलास जैसा हो जाएगा, बाल्टी में डालोगे बाल्टी जैसा हो जाएगा, यानी शेप उसका फिक्स नहीं होता। डेंसिटी, जितना भी द्रव्य है, आप 1 लीटर द्रव्य लोगे, उस द्रव्य का डेंसिटी जो है, आप चाहे बाल्टी में डालो या फिर मग में डालो या जग में डालो, डेंसिटी उसकी फिक्स रहती है। वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है, उतना ही जगह घेरेगा, चाहे वो आपका गिलास में ले या फिर बाल्टी में ले, और मास भी उसका सेम ही रहेगा। यानी कि 3 चीज़ें यहाँ फिक्स रहेंगी। कौन सी चीज़ फिक्स नहीं रहेगी, वो होती है शेप, यानी कि उसका आकार जो है वो बदल सकता है द्रव्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, इतना इजी पेपर सोचा नहीं था कि साइंस का आएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों में के समय में अधिक आरामदेह होता है। सभी को पता है कि सूती कपड़े जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हमें रिलीफ देते हैं गर्मियों में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सूती, कॉटन वस्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है, ये कॉमन क्वेश्चन था जो सभी बच्चे दे सकते थे आंसर, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे।
21 नंबर देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, मैंने सेट में भी बताया था कि 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो उन्होंने सही कर दिया होगा। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। स्थिर अनुपात का जो नियम था वो किसने प्रतिपादन किया था, तो पाउस्ट ने किया था। सभी को याद होना चाहिए कि पाउस्ट ने ये नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 दिखने में ही दिख रहा है कि पाउस्ट है इसमें, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है पाउस्ट, पाउस्ट को याद रखिए बस, पाउस्ट के बिना नाम नहीं आएगा कभी भी, तो पाउस्ट जरूर आएगा नाम, चाहे कुछ भी आए ना आए पाउस्ट आएगा, तो पाउस्ट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इनका शॉर्ट नेम भी आप जानते हैं। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर देखिए, किस तत्व का लेटिन नाम फेरम है, तो किस तत्व का लेटिन नाम फेरम है, ध्यान रखना, FERRUM, फेरम बोलते हैं उसको। तो हमारा जो है फेरम जो है वो हमारा क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है। लेटिन नाम उसको आयरन बोलते हैं, इसी से फेरस बना था। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 24 नंबर देखिए, अब 24 में है सोडियम का संकेत, यानी कि सोडियम का जो है फॉर्मूला क्या होता है ये पूछा गया है। तो आपको अच्छी तरह पता है Na सोडियम होता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी, जिन बच्चों ने फॉर्मूले देखे हैं पढ़े हैं। सोडियम तो बहुत नॉर्मल सा कंपाउंड है जो हर जगह हर बार नाम आता है, हर बार पूछते हैं। यहाँ तक कि बोला जाता है कौन सा वो धातु है जिसको मिट्टी तेल में रखा जाता है, वो सोडियम ही होता है ना। मोर रिएक्टिव मटेरियल्स में एक होता है ये, तो ये भी हमें ध्यान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात आपको बताना है। भार का अनुपात आपको बताना है जल और सॉरी, जल के एक अणु में। तो जल का एक जो अणु होता है वो आपका क्या होता है, H2O होता है, H2O होता है। और आपको पता है कि इनका अनुपात बताना है, H का और O का अनुपात बनाना है। H के कितने अणु हैं, तो H के 2 अणु हैं, लेकिन H का अणु भार कितना होता है, परमाणु भार तो 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो हमारे पास ये आ गया 2:16, है ना। अगर इसको मैं काटूँ 2 के पहाड़े से तो दोनों कट जाएगा, तो 2 × 2 अनुपात 2 × 8 = 16, 1:8 जो है इसका आंसर आ गया। सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हमारा सूट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट है। तो 1:8 जो है आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होगा, ठीक है। अभी अभी आपके सामने निकाला, H2O होता है, 2 तो आपका हाइड्रोजन है 2 लिख दिया। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हमने 16 लिख दिया, ठीक है। 2 × 1 2 हो गया, अनुपात में 16 है ही, ऑक्सीजन है 16, 16 का 16, दो की टेबल में दोनों आते हैं, काट देंगे अनुपात में। जब भी तो एक ही पहाड़े से कट जाएंगे तो उस अनुपात को हम काट सकते हैं, तो 1:8 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको समझ में आ चुका होगा, और यहाँ पे जो बेसिक्स चीज़ें आप सीख रहे हैं ये आपका आ करके अभी टर्म 2 जो आपका एग्जाम होगा उसमें बहुत फायदेमंद रहेगा, अगर आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, यहाँ पे समझदारी से काम ले रहे हैं। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, तो सभी द्रव्य जितने भी आपके लिक्विड हैं उसकी कंस्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ मैटर क्या होती है, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो हो जाएगा, सभी की जितने भी हमारे द्रव्य हैं उन सभीयों की, आपको कंस्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ ऑल मैटर्स पूछा है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। सभी ने आंसर सही लिखा होगा, इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, परमाणु, ठीक है ना। हम इसको एटम, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अब आते हैं हमारे 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो आत्महत्या की थैली कहा कहलाता है या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो सभी को पता है लाइजोसोम को कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आपका तो एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके जनरल नॉलेज की बातें हो गई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तार केंद्रक का कार्य आपको बताना है, तारक केंद्रक का क्या कार्य है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से जो सही ऑप्शन है आपको बताना है। तारक केंद्र का जो है इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन यानी तंतु निर्माण का जो है इसका कार्य है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को मिलाते जाइए और आपने आंसर्स को कंप्लीट करिए। अभी मैंने आपका सेट जो है आपका देखिए, एक तो इंग्लिश करवा दिया है, ठीक है, इंग्लिश सॉल्व करवा दिया है, हिंदी करवा दिया है, उसके अलावा मैंने आपका SST करवा दिया है। अभी आप साइंस देख रहे हैं, इसके बाद में मैथ आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हिंदी बी आपका बचा हुआ है, तो हिंदी बी भी आने वाला है, हिंदी ए मैंने करवा दी, ठीक है।
और इन सभी के 40 के 40 प्रश्न सही बताए हैं। यहाँ पे भी 40 प्रश्न सही बताए गए हैं। एसएसटी के 40 प्रश्न सही बताए गए हैं। साइंस आप देख रहे हैं, इसमें भी 40 प्रश्न बिल्कुल सही बताए जाएंगे। मैथ को समझाऊंगा मैं अच्छे तरीके से, इसमें भी 40 प्रश्न, और हिंदी भी के भी 40 प्रश्न जो हम सही देखेंगे। यानी कि हम जितने भी प्रश्न देखेंगे वो सारे के सारे सही आंसर्स के साथ देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो आने वाला समय है उसमें आपको बहुत ज़्यादा समझ के और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, न्यूरॉन को जो है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी माना जाता है, क्योंकि न्यूरॉन जो है हमारे पूरे शरीर में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर आपको बताना है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है पादप में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में? तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही राइट आंसर क्या चूज करेंगे आप? तो पोषण संबंधी जो है ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो प्रमुख अंतर क्या होता है? तो हमारा पादप का और जंतु का, पादप का पोषण अलग हिसाब से और जंतु का पोषण अलग हिसाब से होता है, तो इसीलिए पोषण संबंधी प्रमुख अंतर माना जाता है। ठीक है, 30 का आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो रिलेटेड टू न्यूट्रिशन जो है इसका आंसर हो जाए। 31 नंबर है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में वो कौन सी चीज है जो नहीं पाई जाती? तो कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में, सेल वाल नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट 32 नंबर पे। 32 नंबर देखिए, 32 में है, रंगीन प्लासिड को कहते हैं। तो रंगीन प्लासिड को क्या कहते हैं हम? कलर्ड प्लासिड जो भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा, हम उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, है ना। तो ये हमारा क्रोमोप्लास्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 देखिए, इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता, यानी कि कौन सी चीज अगर नहीं होगी तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं होगा तो हमारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 33 में। अब आते हैं, सॉरी 33 में नहीं आएगा, राइबोसोम आएगा 33। यहाँ पे आपका मिस्टेक है, इसको सही करिए। आपका जो राइबोसोम है ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है राइबोसोम को करेक्ट करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लेना आप, क्योंकि जो है फोर्थ ऑप्शन जो है राइबोसोम जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है 34। इसमें जो आपका 34 नंबर पूछा गया है, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? यहाँ पे आपका पूछा है कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से टिश्यूज आर एनुअल रिंग्स इन प्लांट्स आर फॉर्म। तो विच टाइप के टिश्यूज के कारण ये सब बनते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पार्श्व विजोत्तक। तो पार्श्व विजोत्तक जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पर जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर है, निम्नांकित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? तो यहाँ पे फ्लोएम उत्तक का भाग आपको नहीं पूछा गया है, तो स्नायु जो है इसमें नहीं शामिल होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका 35 में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कौन सा है, लिगमेंट जो है ये इसका भाग नहीं होता। अब इसमें आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया 36 में, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तो कौन सा उत्तक है, आप सभी को मैंने करवाया भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो होता है जाइलम। ठीक है ना, तो जाइलम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अब आते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। 37 को देखिए, 37 में है, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो इसमें क्या बात है, स्केले राइट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन जो है स्केले राइट्स ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे आप। अब अगला जो क्वेश्चन है 37 की जगह 38 देखते हैं। अब 38 में देखिए, 38 में पूछेगा, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो वो कौन से उत्तक बनाते हैं? तो एपिथीलियम उत्तक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एपिथीलियम टिश्यूज जो प्रोटेक्टिंग आउटर और इनर लेयर जो बनाते हैं बॉडी के, वो आपका क्या होता है? एपिथीलियम टिश्यूज होता है। 39 नंबर देखिए, जिस मृदक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्लोरोनेकाइमा। मैंने बताया भी था ये चीज आपको, तो क्लोरोनेकाइमा उसका नाम है। और 39 का जो है सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न पे, जो आपका 40 नंबर में पूछेगा, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा जाइलम में। ठीक है, तो ट्रैकिड्स आर फाउंड इन, तो लास्ट ऑप्शन जो है आपका इसका आ जाएगा जाइलम। ट्रैकिड्स आर फाउंड इन जाइलम, तो ये होता है आपका
पूरा 40 प्रश्नों के सही आंसर आपने देखे हैं, 40 में से 40 आपको प्राप्त हो जाएंगे अगर आपने ये टिक किए हैं। और मैथ का पेपर आपका सॉल्यूशन आने वाला है, डिटेल सॉल्यूशन, उसको जरूर देख लेना। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको, हिंदी के कमरा एसएसटी आपका करवा दिया गया है, साइंस आपने अभी भी देखा, इसके अलावा हिंदी करवा दिया गया है और इंग्लिश भी जो है आपका करवा दिया गया। अभी मैथ्स आने वाला है, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें और सभी वीडियोस को बहुत सावधानी से और आराम से थोड़ा सा समय दे करके देख लें, ताकि आने वाले भविष्य में जो आपको दिक्कतें हों उनसे आप बच पाएँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और बहुत सारे बच्चे 40 में से 40 लेके भी आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।